Hello everyone, welcome to my legal friend. So today in this video we are going to discuss about CBI. ये CBI की basic information के लिए वीडियो है, so that you can know the kind of the history of the organization, the kind of functions that are performed by the CBI. ठीक है, आप जिसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड, फंक्शंस, डायरेक्टर एंड करंट न्यूज़ एंड जजमेंट. ठीक है, सो दैट यू कैन गेट अ रफ आइडिया अबाउट द इंस्टीट्यूशन. नाउ CBI जो है वो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया की, और इसका फंक्शन किसके अंडर में है, कौन से डिपार्टमेंट के अंडर होता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में ये फॉल करता है. ठीक है. Now, for investigation of offences under the PC Act, that is Prevention of Corruption, its superintendence vests with the CBC. कभी भी जब CBI को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस इन्वेस्टिगेट करना होगा, तो उस दौरान जो सुपरवाइज करेगा उस इन्वेस्टिगेशन को, वो डिपार्टमेंट होगा आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. CVC एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. CBI DSPE से गवर्न होता है और CVC से. ठीक है, मतलब मेन जो एक्ट है वो जो गवर्न करता है, इस्टेब्लिश करता है, वो है DSPE एक्ट. एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ CVC एक्ट ऑल्सो अप्लाई. ठीक है, तो अब मान लीजिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिलेटेड कोई भी ऑफेंस है, तो वो कौन सुपरवाइज करेगा? उसकी इन्वेस्टिगेशन सुपरवाइज करेगा CVC. नोडल पुलिस एजेंसी है ये, विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़. जो कंट्रीज़ इंटरपोल की मेंबर हैं, इंटरपोल इज़ इंटरनेशनल पुलिस, तो वहाँ पर कोई भी क्राइम होगा इन द सेंस कि इंटरनेशनल क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड. ठीक है, किसी और कंट्री में क्राइम हुआ है और वो आदमी कहीं और किसी और कंट्री में जाके छुपा हुआ है. ठीक है, या फिर किसी दो कंट्रीज़ में क्राइम किया गया है. आजकल जिस तरह से साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनकी कोई बाउंड्री सेट नहीं है, तो उन केसेस में इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंडिया में जब इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो वो CBI करेगा. ठीक है, दूसरी कंट्री की पुलिस आके हमारी कंट्री में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है. ठीक है, तो उनके बिहाफ पे इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? CBI इन्वेस्टिगेट करेगी. ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए कि ये इंस्टीट्यूशन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कैसे पिक्चर में आया. सबसे पहले ये कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे आपका डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था. ठीक है, ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे इंडिया पे ब्रिटिश का कंट्रोल था. ठीक है, तब स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट बनाया गया था. ठीक है, इन द ईयर 1941 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया. किस लिए? टू इंक्वायर इनटू एलिगेशंस ऑफ ब्राइबरी एंड करप्शन इन द वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स. ठीक है, वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स में जो भी ब्राइबरी और करप्शन के केसेस आ रहे थे, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टू कीप अ चेक अपॉन दैट, स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1941 में बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. उस टाइम उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में. लाहौर इज़ इन पाकिस्तान नाउ. एंड द सुपरिटेंडेंट ऑफ SPE वॉज कुर्बान अली ख़ान. ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर द पार्टीशन कुर्बान अली ख़ान मूव टू पाकिस्तान. नाउ अब ये हो गया पार्टीशन से पहले की बात, ब्रिटिश कंट्रोल के बाद. जब ब्रिटिश कंट्रोल, फिर उसके बाद 1946 में ब्रिटिश स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया गया. ठीक है, पहले कहाँ तक सीमित था ये, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक था? स्पेशल पुलिस का जुरिस्डिक्शन था वॉर रिलेटेड जो भी प्रोक्योरमेंट्स थी, उसमें ब्राइबरी और करप्शन के केसेस को देखना. ठीक है, अब DSPE एक्ट आया 1946 में, दैट इज़ दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट. इससे क्या हुआ? इसका पहली जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड किया गया. ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट चेंज हुआ आपका. जुरिस्डिक्शन एक्सपैंड करके अब क्या किया गया? वॉर तो ख़त्म हो चुका है, अब वॉर से रिलेटेड कोई प्रोक्योरमेंट है नहीं, तो इसका इन्वेस्टिगेशन करने का क्या फ़ायदा. ठीक है, तो फिर अब ये क्या है इसका, अब इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? नाउ इट इन्वेस्टिगेट्स इनटू एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन वेरियस विंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके जो भी वेरियस विंग्स हैं, गवर्नमेंट विंग्स हैं, उसमें करप्शन रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होता है बाय द ऑफिशियल्स, तो उसका इन्वेस्टिगेशन का काम करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। 1946 में आई थी ये, ठीक है। और उस टाइम पे लीगल एडवाइज़र जो थे वो थे साहिब करमचंद जैन, जो पहले भी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे भी थे, और जब ये DSPE बना तब भी वो थे लीगल एडवाइज़र, और इसको शिफ्ट कर दिया गया फ्रॉम दी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर टू होम डिपार्टमेंट, ठीक। DSPE एक्वायर्ड इट पॉपुलर करंट नेम CBI। CBI ही DSPE है, लेकिन CBI हम इसे क्यों बुलाते हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने एक रेजोल्यूशन पास किया था ऑन 1/4/1963, आफ्टर विच DSPE वॉज गिवन इट्स नेम CBI, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से जानने लगे। हिस्ट्री क्या है इसके पीछे, उसको जानने में इट्स नॉट रेलिवेंट, ओके। नाउ द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ CBI, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ CBI थे हमारे DP कोहली साहब, एंड the present director, he is the interim director, Mr. Praveen Sinha, he is the interim director after the incumbent chief Rishi Kumar Shukla, इनका टेन्योर जब पूरा हो गया तो फ़िलहाल के लिए मिस्टर प्रवीण सिन्हा इज़ इंटरिम डायरेक्टर, अभी हमारे परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हुए हैं, ठीक है। टर्म 2 साल का होता है, ये सब हम DSPE एक्ट में देख लेंगे। नाउ काइंड ऑफ केसेस दैट आर हैंडल्ड बाय CBI, ये देख लेते हैं। तो CBI 1963 में CBI नाम कर दिया गया था, इसका हमने देखा था, ठीक है। तो मेनली CBI किस तरह के क्राइम से डील करता है, डिफेंस ऑफ इंडिया, करप्शन इन हाई प्लेसेस, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, एम्बेजलमेंट, सोशल क्राइम, particularly of hoarding, black marketing, profiteering in residual commodities, having all India and interstate ramifications. So it should have a या तो ऑल इंडिया वैल्यू उसकी, ठीक है, एक ऑल सेंट्रल लेवल पे कोई क्राइम हो रहा है, या फिर इंटरस्टेट अगर कोई क्राइम हो रहा है तब CBI को जुरिस्डिक्शन दी जाती है। कौन देता है, कैसे देता है, ये हम DSPE में देखेंगे, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम CBI स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन इन कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक असैसिनेशन, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम कमिटेड बाय एक्सट्रीमिस्ट एक्सेट्रा, ठीक। तो इनिशियली स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ था, स्टार्ट हुआ था वॉर रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स को लेके, फिर उसके बाद करप्शन इन ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसमें उसको देखा, फिर उसके बाद उसको और एक्सपैंड किया गया, सीरियस फ्रॉड, चीटिंग, सोशल क्राइम्स को भी हैंडल करने लगी CBI, और अब इतना ज़्यादा इसका स्कोप एक्सपैंड किया जा चुका है कि जो कन्वेंशनल क्राइम है सच एज मर्डर, किडनैपिंग, हाईजैकिंग एक्सेट्रा, ये भी जुरिस्डिक्शन में CBI के कवर होने लगे, ठीक है। Now suo motu cases, CBI can suo motu take up investigation of offences only in the union territories। अब ऐसे जनरली CBI को केस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है आपको ये केस देखना है, इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन CBI अगर चाहे तो कुछ केसेस को सुओ मोटो भी ले सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन वो केसेस क्या होंगे, वो सिर्फ यूनियन टेरिटरीज़ के केसेस होंगे, ठीक है। स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकती है CBI। Central government can authorize CBI to investigate a crime in a state but only with the consent of the concerned state government, ठीक है। जब भी स्टेट रिलेटेड कोई, स्टेट के अंदर कोई ऑफेंस हो रहा है, स्टेट रिलेटिंग कोई ऑफेंस है, तो कंसेंट ऑफ द स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज़ करेगी CBI को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पहले स्टेट से कंसेंट ली जाएगी, जो कि जब CBI आई थी, जब एग्जिस्टेंस में आई थी, तो सारे स्टेट्स ने जनरल कंसेंट दे दी थी कि ठीक है हाँ वी आर गिविंग दिस, मतलब एक जनरल कंसेंसस होता है कि हाँ ठीक है सेंट्रल ने लॉ बनाया है, एवरी स्टेट विल बी कवर्ड अंडर दैट लॉ, गवर्न बाय दैट लॉ, तो जनरल कंसेंट एक सारे स्टेट्स ने दे दी थी, ठीक है। नाउ विद द टाइम कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो अपनी कंसेंट वापस ले रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो हम आगे देखेंगे अभी। The Supreme Court and High Courts, however, can order CBI to investigate a crime anywhere in the country without the consent of the state.
अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो स्टेट कंसेंट ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है स्टेट में किसी स्टेट रिलेटेड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो उस स्टेट की जहाँ पर वो ऑफेंस हुआ है उसकी कंसेंट लेनी ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो बात है ये आई थी आफ्टर अ जजमेंट विच वी विल डिस्कस। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर, तो डायरेक्टर सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीएसपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम डायरेक्टर देखेंगे। 4A बताता है कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ Prime Minister as a chairperson, leader of opposition recognized as such in the House of People. Where there is no such leader of opposition, then leader of the single largest opposition party, that house. ठीक है, and the third member is Chief Justice of India, या फिर कोई भी जज जिसको सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करे। सुप्रीम कोर्ट के ही जज होने चाहिए। ठीक है, तो यानी आपका एक चेयरपर्सन होंगे और 2 मेंबर होंगे। ये आपकी अपॉइंटमेंट कमेटी है। ठीक है, अपॉइंटिंग कमेटी है। सेलेक्ट ये काम करेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी, जो हम आगे देखेंगे क्या होती है। सो इन विनीत नारायण केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल दैट डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी हेडेड बाय CVC, Home Secretary, Secretary in the Department of Personnel as member. The committee should also take the opinion of incumbent director CBI before forwarding their recommendation to the appointment committee of the cabinet. ठीक है, तो विनीत नारायण केस के बाद ये रूलिंग आई थी कि इनिशियली सिर्फ आपकी ये कमेटी होती थी। ठीक है, यही अपॉइंट करती थी। उसके बाद विनीत नारायण केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इनकॉम्पिटेंसी ऑफ सीबीआई को लेके क्वेश्चन उठा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको उसमें जो इनकॉम्पिटेंसी थी, सीबीआई की जो इनकॉम्पिटेंसी थी उसको नोट डाउन किया और उसके बाद ये बोला कि CVC आपकी जो कमेटी होगी, जो सिलेक्शन कमेटी होगी, उसको हेड करेंगे और होम सेक्रेटरी उसके पार्ट होने चाहिए और सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एज मेंबर होने चाहिए। ठीक है, now the selection committee constituted under DSPE Act nominates a certain number of name to the appointment committee. appointment committee आपकी ये है which is a 3-member committee, and this selection committee will nominate the name to the appointment committee. selection committee में कौन कौन होंगे? CVC जो चेयरपर्सन होंगे, विजिलेंस कमिश्नर मेंबर होंगे, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर होंगे और सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन ऑफ पब्लिक डिमांड्स कैबिनेट सेक्रेटरी मेंबर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो CVC वो अपॉइंटमेंट कमेटी पूछ रहे हैं या फिर सेलेक्ट कमेटी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये 2014 का अमेंडमेंट है जो CVC जो NDA गवर्नमेंट ने इसमें किया था आपके सेक्शन 4A में, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, वरना जब हम DSPE डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दी हेडक्वार्टर्स, तो CBI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और अकेडमी जहाँ पर ट्रेनिंग होती है CBI के न्यू रिक्रूट्स की या फिर आगे चल के कोई भी ट्रेनिंग होती है तो वो होती है गाज़ियाबाद UP में। ओके, देन स्टेट्स वर्सेस CBI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट टॉपिक है और दो हमारा कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिर्फ MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है ये, तो अगर रिटन होता तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता, बट एनीवेज यू शुड बी अवेयर क्योंकि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, now section 6 of the DSPE Act 1946, it says that consent of the state government to exercise of powers and jurisdiction, nothing contained in section 5 shall be deemed to enable any member of the DSPE to exercise powers and jurisdiction in any area in a state not being a union territory or railway area without the consent of the government of that state. सेक्शन 6 ये बात क्लियर कर देता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी है या जो भी DSPE एक्ट में पावर दी गई हैं, जुरिस्डिक्शन जो दी गई है, वो स्टेट्स में तब तक एक्सपैंड नहीं करेगी जब तक स्टेट अलाउ नहीं करते हैं कि हाँ हम अपने आप को गवर्न करवाएंगे DSPE एक्ट से, या फिर हम अलाउ करते हैं CBI को कि वो अपनी पावर्स को यूज़ कर सके हमारे स्टेट में। ठीक है, नाउ दिस सेक्शन एक्सक्लूड्स 2 areas, that is union territory and the railway area.
ठीक है। सेक्शन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी मच इन डिबेट दीज डेज, इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा। Now they see these are the 8 states which have withdrawn their general consent required by the CBI to conduct investigation in states. इन 8 स्टेट के नाम याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। विच आर दी स्टेट्स आर मिजोरम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड एंड पंजाब. These are the 8 states which have withdrawn their general consent, and as we've already discussed earlier, that general consent is required by CBI in order to conduct investigation in these states. Okay. Now in the earlier slides I said कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, तो वो पावर या ये बात किस जजमेंट के बाद आई थी पिक्चर में? ये आई थी आपकी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर की थी, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने ये बात साफ कर दी थी कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करें कि CBI इन्वेस्टिगेट करेगी किसी केस को, तो स्टेट की कंसेंट ज़रूरी नहीं है और CBI को ऑटोमेटिकली पावर मिल जाएगी, जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा वहाँ पर उस स्टेट में इन्वेस्टिगेट करने के लिए. विद दैट पावर ये कैसे मिल रही है? विद दैट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी थी कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है विच मस्ट बी एक्सरसाइज स्पैरिंगली, कॉशियसली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस. ठीक है, केस का नाम इम्पॉर्टेंट है, कीप दैट इन माइंड. एंड यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू फाइंड इट रेलिवेंट, एंड इफ़ यू डू गिव इट अ लाइक, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss DSPE Act. Okay, till then take care, bye bye.